हमारा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को तो बढ़ा दिया, क्या डाल के? नमक, और वही नमक डाल के आप फ्रीजिंग पॉइंट को कम भी कर सकते हो। घर पे मान लीजिए आपके आइस क्यूब है, उस आइस क्यूब पे सॉल्ट डाल दीजिए, आप देखेंगे वो मेल्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट डालने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। मान लीजिए आइस कितने डिग्री पे मेल्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट डालने से उसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है मान लीजिए -1 डिग्री सेल्सियस आ गई, तो अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, और वो फ्रिज किस पर होगी? -1 पे। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम है ना, तो क्या वो फ्रिज होगा? क्या नहीं, तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए जब आप ठंडे प्रदेशों में जाते हैं, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल या जहाँ भी आप कहीं जाते हैं, आप देखते हैं कि सुबह सुबह रोड को साफ़ करने के लिए उस पर पहले नमक छिड़का जाता है। नमक छिड़कने से क्या होता है? मेल्ट हो जाता है, तो मेल्ट होकर के पानी पूरी तरीके से आगे बढ़ कर के निकल जाता है। क्लियर है ना? हेडिंग डालेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसे हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम ग्राफ, कोई चेंजमेंट नहीं, बिल्कुल वही डिट्टो कॉपी पेस्ट। लेकिन इससे पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट समझना पड़ेगा ना। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट समझा था, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट और लिखेंगे। क्या कोई मुझे फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन दे सकता है? हाँ, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड फ्रीज हो जाता है ना, यही होगा। इसके अलावा कुछ? अरे वाह नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे वो आइस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड फॉर्म में यानी कि वाटर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। यही तो हुआ। तो सोच लेना कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट करें, यानी कि जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड हमेशा सेम हो। तो लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन a temperature at which vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of its liquid phase। सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे सेम हो जाएं, उसी टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि अब लिक्विड उस पर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? एक छोटा सा ग्राफ, सेम ग्राफ है, कोई चेंजमेंट नहीं। मैंने कहा इस तरफ क्या था बेटा? प्रेशर, और इस तरफ क्या था? टेम्परेचर। तो प्योर सॉल्वेंट का जो हमने ग्राफ बनाया था वो कैसे बना था, कोई बताना चाहेगा? प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ बनाया था हमने कुछ इस तरीके से बना था, है ना? तो ये प्योर लिक्विड है। लिक्विड का जो ग्राफ होता है वो टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फ्रीज हो गई और क्या बन गया? सॉलिड बन गया। तो उसी का जो सॉलिड फेज का जो ग्राफ होता है उसका ये ग्राफ होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कर्व आया है, ये किसका ग्राफ है? लिक्विड फेज का, यानी कि वाटर का। ये लिक्विड फेज का है और ये किस फेज का है? सॉलिड फेज का है। तो मुझे कोई बताए कि ये वो टेम्परेचर है ना जहाँ पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम हो गया। क्या इसी टेम्परेचर को आप फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे? इस टेम्परेचर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और मैंने बोला कि दिस इज़ द TF0, यानी कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? मैंने कहा मैंने सॉल्यूशन में इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर थोड़ा सा सॉलिड डाल के इसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। उस केस में क्या ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा? और जब ये नीचे आएगा तो क्या यहाँ पे कहीं आकर के ये यहाँ पे कहीं आके कट करेगा? इस केस में अगर ये यहाँ पे आके कट कर रहा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया TF। क्या यहाँ पहले फ्रीजिंग पॉइंट इतना था, अभी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो क्या फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ तो चेंजमेंट हुआ होगा ना? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चेंज है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा TF। क्या बात क्लियर हो गई? सेम वही चीज़, जल्दी से मुझे बताओ डेल्टा TF की जो वैल्यू होगी वो बेटा किसके इक्वल होगी?
TF नॉट माइनस TF। पिछली बार TB क्या था? TB माइनस TB नॉट था। अभी क्या है? TF नॉट माइनस TF है। क्लियर है ना? आप चाहो तो यहाँ से TF की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? TF नॉट माइनस डेल्टा TF। लेकिन मैंने अभी अभी बताया था कि ये जो डेल्टा TF है ये कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन है, इसलिए जो कॉन्सेंट्रेशन यूज करूँगा वो मोलैरिटी होगा या मोलैलिटी? क्या होगा? मोलैलिटी, यानी कि स्मॉल m। सेम वही चीज़ डेल्टा TF दिस इज इक्वल्स टू KF इंटू स्मॉल m। तो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला मेरे ख्याल से अभी अभी बताया था। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। KF इंटू WB डिवाइडेड बाई MB इंटू WA मल्टीप्लाइड बाई 1000 डेल्टा TF का फॉर्मूला है। अगर मैं चाहूँ तो कभी कभी क्या होता है कि इस TF दिया होता है तो MB की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से अगर MB की वैल्यू निकालनी होगी तो सेम फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? KF इंटू WB डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA इंटू 1000। कभी कभी ऐसा होता है। अब यहाँ पर डेल्टा TF क्या है बेटा? आप कहेंगे डिफ्यूजन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और KF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्यूजन कांस्टेंट। नोट करें इसे। क्रायोस्कोपी एक इक्विपमेंट होता है या एक प्रोसेस होता है जिससे हम ये डिटरमाइन करते हैं, इसलिए इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो KF को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लिया? ठीक। हो गया बेटा? चलो एक नोट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। मान लो कोई भी चीज़ लिक्विड से, सुनना ध्यान से, कोई भी चीज़ लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, तो लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसकी इस टाइम पे यहाँ पे जो डेल्टा H का चेंजमेंट होता है ना, यहाँ पे जो डेल्टा H का चेंजमेंट होता है डेल्टा H ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। यही लिक्विड अगर कभी वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो डेल्टा H होता है उसे डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पे डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। क्या बेटा? हाँ, कोई भी लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है या फिर लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो लिक्विड भाई अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है यानी कि फ्रीजिंग हो रहा है, और लिक्विड से वेपर में जा रहा है यानी कि बॉइलिंग हो रहा है। तो बॉइलिंग के केस में ये और फ्रीजिंग के केस में ये। अगर हम डेल्टा H ऑफ फ्यूजन दिया हो या डेल्टा H ऑफ इवेपोरेशन दिया हो तो इस केस में आपको दोनों कांस्टेंट बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कौन कौन से दोनों कांस्टेंट? मान लीजिए आपको KB पता करना है,
तो के बी पता करने के लिए बहुत ही आसान है। आप क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू आर इंटू एम ए। एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इनटू जो भी आपका टीबी है उसी का स्क्वायर कर लो, डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब यहाँ पे आप बताएंगे डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन यूज करूँगा या डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन यूज करूँगा। बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो क्या यूज करना है, बॉयल हो रहा है, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो डेल्टा वेपराइजेशन एच इंटू 1000, ये के बी निकालने का फॉर्मूला है। जब आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया हो और साथ ही साथ हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हो तो उस केस में आप के बी की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि के बी की वैल्यू हमारे सिलेबस में कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा, वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया होगा, बट आप चाहो तो हो सकता है जेई की क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें ये वैल्यू दे करके के बी कैलकुलेट करने के लिए बोले आपसे। अब इसी तरीके से अब आप तुरंत बता दो के एफ क्या लिखूँ मैं, आर इंटू एम ए इंटू टी एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा फ्यूजन एच इंटू 1000। चलो नोट कर लो इसको। फिर इस पर एक प्यारा सा सवाल कर लेंगे। कहाँ पे बेटा, ये एफ यू एस फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। बता देते। एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखिए। वन ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene, dissolved in 50 gram of benzene, lowered the freezing point of benzene by, lower the freezing point of benzene, क्या बेटा, फिर से बोल रहा हूँ, 1 gram of non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene, ठीक है। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का मतलब किसकी वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में? सबसे पहले गिवन क्या क्या है, क्या WB की वैल्यू दिया है बेटा, कितना है 1 ग्राम, क्या WA की वैल्यू भी दिया है 50 ग्राम, और WB है क्या, WA बेंजीन है, ओके। तो बेंजीन यानी कि A जो है आपका C6H6 बेंजीन है ना, ठीक है। फिर कह रहा है लोअरिंग द वेपर प्रेशर, यानी कि डेल्टा TF की वैल्यू दिया है कितना 0.40 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट डिफ्यूजन कांस्टेंट यानी कि KF की वैल्यू भी बेंजीन के लिए दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि MB की वैल्यू पूछ रहा है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करो। क्या डेल्टा TF दिया है, KF दिया है, WB दिया है, WA दिया है, 1000 आपको पता है, जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यू डालो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। MB सॉल्यूशन
MB दिस इज इक्वल्स टू KF WB डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू WA इंटू 1000। यही है हमारा फॉर्मूला। और KF की वैल्यू है 0.40, WB की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई TF की वैल्यू है 5.12 इंटू WA की क्या बेटा? अच्छा KF की वैल्यू है, ओके उल्टा लिख दिया है ना, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले KF की वैल्यू कितनी है? 5.12 इंटू WB 1 डिवाइडेड बाई 0.40 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो क्या कोई इसे कैलकुलेट करके बता सकता है? 1 0 तो 5.12 मल्टीप्लाइड बाई 20 25.6 250 MB की वैल्यू 256 ग्राम। दिस इज द आंसर। आसान है, गजब का आसान है यार, है ना। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अभी उसके पहले क्या पढ़ा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस, है ना। चलो